तो दोस्तों फाइनली प्रीडेटर बैडलैंड ये जो मूवी है जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार था वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्टर, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। प्रीडेटर बैडलैंड्स प्रीडेटर फ्रेंचाइजी की एक आगामी अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। यह मुख्य श्रृंखला की 7वीं और समग्र फ्रेंचाइजी की 9वीं फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन डैन ट्रेचेनबर्ग ने किया है, जिसे ट्रेचेनबर्ग और पैट्रिक एसन ने सहलिखा है, और इसमें एले फैनिंग और दिमित्रियस शूस्टर कोलोआमाटांगी मुख्य भूमिका में है। प्रीडेटर बैडलैंड्स को 20वीं सेंचुरी स्टूडियो द्वारा 7 नवंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। आधार: भविष्य में एक सुदूर ग्रह पर अपने कबीले से बहिष्कृत एक युवा शिकारी को थिया में एक अप्रत्याशित सहयोगी मिलता है और वह अंतिम शत्रु की तलाश में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी एक भालना। अधिक जानकारी: प्रीडेटर फ्रेंचाइजी पात्रों की सूची। एले फैनिंग थिया के रूप में वेल एंड्यूटानी द्वारा निर्मित एक युवा एंड्रॉयड 2। दिमित्रियस शूस्टर कोलोमाटांगी डेक के रूप में एक युवा शिकारी जिसे छोटा होने के कारण बहिष्कृत कर दिया गया है। 3 उत्पादन विकास: फरवरी 2024 में यह पता चला कि बैडलैंड्स नामक प्रीडेटर फ्रेंचाइजी में एक स्टैंडअलोन फिल्म विकास में थी, जिसे डैन ट्रेचेनबर्ग द्वारा निर्देशित किया जाना था, जिन्होंने पहले प्रे 2022 और प्रीडेटर किलर ऑफ किलर्स 2025 पर काम किया था, और पैट्रिक एसन द्वारा सहलिखित थे, जिन्होंने प्रे लिखा था। 4 निर्देशक ने फ्रैंक फ्रेजेटा और टेरेंस मैलिक, कॉनन द बारबेरियन, ड्रेक्स द डिस्ट्रॉयर, फिल्मों शेन 1953, मैड मैक्स 2 1981, द बुक ऑफ एली 2010, साथ ही क्लिंट ईस्टवुड वेस्टर्न और वीडियो गेम शैडो ऑफ द कोलोसस 2005 के कार्यों से शैलीगत और विषयगत प्रभावों का हवाला दिया। 3 जून में एले फैनिंग मुख्य भूमिका में फिल्म में शामिल होने के लिए बातचीत कर रही थी। 5 अगस्त में उनकी कास्टिंग की पुष्टि हुई। 6 फ्रेंचाइजी के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रभाव खींचते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक आत्मनिर्भर प्रविष्टि माना जाता है, जो शिकारियों के गृह दुनिया पर आधारित है और उनकी प्रजातियों की संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करती है। 7-8 इस उद्देश्य के लिए शिकारियों के लिए एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा फिल्म के लिए उस भाषाविद द्वारा विकसित की गई थी जिसने फिल्म अवतार 2009 के लिए नाउवी भाषा बनाई थी। 8-7 पिछली फिल्मों से हटकर शिकारी डेक एक प्रतिपक्षी के बजाय नायक है। 9 डेक को स्टंटमैन दिमित्रियस शूस्टर कोलोमाटांगी द्वारा चित्रित किया गया है, जिन्होंने विशेष रूप से भूमिका के लिए शिकारी भाषा भी सीखी थी। 8 डेक की शारीरिक बनावट बनाने के लिए स्टूडियो गिलिस ने डेक के शरीर को चित्रित करने के लिए एक प्राणी सूट तैयार किया। 8-3-7 वेटा वर्कशॉप ने फिल्म के व्यावहारिक प्रभावों और डिजाइनों में भी योगदान दिया। 3 एलियन फ्रेंचाइजी में चित्रित काल्पनिक वेल एंड्यूटानी कॉरपोरेशन फिल्म में दिखाई देता है। 2 फिल्मा ने मुख्य फोटोग्राफी न्यूजीलैंड में 27 अगस्त 2024 को वर्किंग टाइटल बैकपैक के तहत शुरू हुई, 6 और अक्टूबर के अंत में पूरी हुई। 10 जेफ कटर ने सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया, इससे पहले उन्होंने ट्रेचेनबर्ग के साथ प्रे पर काम किया था। 11 डाक उत्पादन: ओलिवियर ड्यूमोंट और कैथी सीगल ने क्रमशः फिल्म के प्रोडक्शन, विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर और विजुअल इफेक्ट्स प्रोड्यूसर के रूप में काम किया, और विजुअल इफेक्ट्स विक्रेताओं इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM, वेटा एफएक्स, राइजिंग सन पिक्चर्स, ट्रिकसटर, इम्पोर्टेंट लुकिंग पायरेट्स, द यार्ड VFX और फ्रेमस्टोर के माध्यम से फिल्म की कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी बनाई। 12 3 निर्देशक के अनुसार फिल्म के हर शॉट में विजुअल इफेक्ट्स के काम की आवश्यकता थी। 3 विपणन: जून 2025 में यह घोषणा की गई कि प्रीडेटर बैडलैंड्स का उसी वर्ष के अंत में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हॉल एज प्रस्तुतिकरण होगा। 13 मुक्त करना: प्रीडेटर बैडलैंड्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 नवंबर 2025 को रियली 3D में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। 14 15 भविष्य: डैन ट्रेचेनबर्ग ने कहा है
कि प्रे की सफलता के बाद उनके दिमाग में 3 प्रारंभिक प्रीडेटर फिल्में बनाने की योजना थी। प्रीडेटर बैडलैंड्स की सफलता के आधार पर वह अनुवर्ती फिल्म का निर्देशन करने की योजना बना रहे हैं। निर्देशक डैन ट्रैचटेनबर्ग। पटकथा पैट्रिक एसन। कहानी डैन ट्रैचटेनबर्ग, पैट्रिक एसन पर आधारित। पात्रों द्वारा जिम थॉमस, जॉन थॉमस द्वारा उत्पादित। जॉन डेविस, डैन ट्रैचटेनबर्ग, मार्क टोबेरोफ, बेन रोसेनब्लेट, ब्रेंट ओकॉनर। अभिनीत एले फेनिंग, दिमित्रियस शूस्टर कोलो आमाटांगी। छायांकन जेफ कटर द्वारा संपादित स्टीफन ग्रुबे। संगीत बेयर मैकक्रेरी। उत्पादन कंपनियां 20वीं सदी के स्टूडियो डेविस एंटरटेनमेंट, लॉरेंस गॉर्डन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित 20वीं सदी के स्टूडियो। रिलीज की तारीख 7 नवंबर 2025। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। 14 जनवरी 2019 को ट्रेचेनबर्ग को वीडियो गेम श्रृंखला अनचार्टेड के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने की घोषणा की गई थी। 13 हालांकि 22 अगस्त 2019 को यह घोषणा की गई कि वह फिल्म से बाहर हो गए हैं। 20 नवंबर 2020 को यह घोषणा की गई थी कि ट्रेचेनबर्ग को 20वीं शताब्दी स्टूडियो द्वारा प्रीडेटर फिल्म श्रृंखला में 5वीं किस्त का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसका शीर्षक प्रे है। 15 फिल्म पर अपने काम के लिए ट्रेचेनबर्ग को 75वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में 2 नामांकन मिले। 16 फरवरी 2024 में यह बताया गया कि ट्रेचेनबर्ग अपनी फिल्म प्रे से अलग प्रीडेटर फ्रेंचाइजी में एक नई फिल्म विकसित कर रहे थे। 17 फिल्म प्रीडेटर बैडलैंड्स का फिल्मांकन अगस्त 2024 तक शुरू हो गया और नवंबर 2025 में रिलीज होने वाली है। 18 अक्टूबर 2024 में 19 शॉर्ट फिल्म वॉरफ्रेम के बाद ट्रेचेनबर्ग की दूसरी एनिमेटेड परियोजना के रूप में प्रीडेटर किलर ऑफ किलर्स जून 2025 में रिलीज हुई। 28 जून 2023 को यह घोषणा की गई कि ट्रेचेनबर्ग नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के अंतिम सीजन में कम से कम एक एपिसोड का निर्देशन करेंगे। 21 व्यक्तिगत जीवन। ट्रेचटेनबर्ग ने 2003 में टेम्पल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। 22 ट्रेचटेनबर्ग ने 2011 में प्रिसिला हर्नांडेज से शादी की। डैन ट्रेचेनबर्ग, जन्म 11 मई 1981, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और पॉडकास्ट होस्ट है। उन्होंने 10 क्लोवरफील्ड लेन 2016 से अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में उत्कृष्ट निर्देशन पहली बार फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने प्रीडेटर फ्रेंचाइजी की 3 फिल्मों का निर्देशन और कहानी तैयार की, जिनमें प्रे 2022 और प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 के साथ-साथ एनिमेटेड फिल्म प्रीडेटर किलर ऑफ किलर्स 2025 शामिल है। टेलीविजन के लिए उन्होंने द वॉयज 2019 और द लॉस्ट सिंबल 2021 के पायलट एपिसोड के साथ-साथ ब्लैक मिरर 2016 और स्ट्रेंजर थिंग्स 2025 के एपिसोड का निर्देशन किया। ट्रेचेनबर्ग द टोटली रेड शो पॉडकास्ट के 3 होस्टों में से एक थे और गीकड्रोम पॉडकास्ट के पूर्व सह-होस्ट भी थे। उन्होंने कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस चिकन पॉडकास्ट के एपिसोड भी निर्देशित किए। तीनों कार्यक्रम रिविजन 3 पर होस्ट किए गए थे। उन्होंने 2011 की लघु फिल्म पोर्टल, नो एस्केप और कई टेलीविजन विज्ञापनों और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं का भी निर्देशन किया। रास्ते पर लाने वाला। डेन डिलिग्रो और डैन ट्रेचेनबर्ग प्रे 2022 की शूटिंग के दौरान एक दृश्य पर चर्चा करते हुए। ट्रेचेनबर्ग ने लेक्सस, नाइकी और कोका कोला के विज्ञापनों का निर्देशन किया है। 2003 में उन्होंने लघु फिल्म किकिन का निर्देशन किया। अप्रैल 2008 में वह टाइट फिल्म्स में शामिल हो गए, 3 जिसके लिए उन्होंने मैट वुल्फ के साथ मिलकर हेलबॉय 2 द गोल्डन आर्मी नामक एक वैकल्पिक वास्तविकता गेम पर काम किया। उन्होंने इंटरनेट शो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस चिकन का निर्देशन किया। मार्च 2011 में ट्रेचेनबर्ग ने ब्लैक बॉक्स टीवी के लिए मोर देन यू कैन च्यू नामक एक लघु फिल्म रिलीज की, जिसमें जे
क्रिस्टोफर स्काई मार्शल और इयान हेमरिक ने अभिनय किया था। ट्रेचेनबर्ग ने मार्क डी वॉकर के साथ मिलकर इस कहानी को लिखा था। 23 अगस्त 2011 को ट्रेचेनबर्ग ने लघु फिल्म पोर्टल नो एस्केप 4 रिलीज की, जो वीडियो गेम पोर्टल पर आधारित है, जिसे तब से यूट्यूब पर 28 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। 5. 13 अक्टूबर 2011 को फिल्म ने घोषणा की कि ट्रेचेनबर्ग लेखक क्रिस मॉर्गन के साथ यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए एक विज्ञान कथा एक्शन हीस्ट फिल्म का निर्देशन करेंगे। 6. जनवरी 2013 में आईफम्बोय ने यह खबर दी कि ट्रेचेनबर्ग वाई द लास्ट मैन के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। 7. हालांकि 25 सितंबर 2014 को फिल्म ने घोषणा की कि फिल्म रद्द कर दी गई है। 8. 9. 3 अप्रैल 2014 को एंट इट कूल न्यूज ने घोषणा की कि ट्रेचेनबर्ग बैड रोबोट के लिए वेलेसिया नामक एक फिल्म का निर्देशन करेंगे, जिसे बाद में 10 क्लोवरफील्ड लेन के लिए एक कोर नाम बताया गया। 9, 10, 11 30 अप्रैल 2018 को यह घोषणा की गई कि डैन ट्रेचेनबर्ग अमेजन सीरीज द बॉयज के पहले एपिसोड का निर्देशन करेंगे, सेथ रोजन और इवान गोल्डबर्ग की जगह लेंगे, जो शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर हो गए थे। जिम और जॉन थॉमस कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी पटकथा लेखक जोड़ी है, जो प्रीडेटर 1987 और प्रीडेटर 2 1990, एग्जीक्यूटिव डिसीजन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999, बिहाइंड एनिमी लाइन्स 2001 और टीवी श्रृंखला हार्ड टाइम ऑन प्लैनेट अर्थ के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन। जिम थॉमस। जन्म जेम्स ई थॉमस, नीडल्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका। पेशा पटकथा लेखक। सक्रिय वर्ष 1987। वर्तमान रिश्तेदार जॉन थॉमस, भाई जॉन थॉमस। जन्म जॉन सी थॉमस, नीडल्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका। पेशा पटकथा लेखक। सक्रिय वर्ष 1987। वर्तमान रिश्तेदार जिम थॉमस, भाई। उनका जन्म कैलिफोर्निया के नीडल्स में हुआ और उनका पालन-पोषण बेकर्सफील्ड में हुआ। जिम ने लाइफगार्ड, शिक्षक, खाई खोदने वाले और बरी के रूप में काम किया, लॉ स्कूल में पढ़ाई की और कम बजट वाली फिल्मों में ग्रिप और साउंडमैन के रूप में काम किया। जॉन ने लाइफगार्ड, शिक्षक, खाई खोदने वाले और बरी के रूप में काम किया, साथ ही लेखक बनने का भी प्रयास किया। लिखना। 1983 में जिम के मन में एक विचार आया जो आगे चलकर प्रीडेटर बना, और उन्होंने अपने भाई से पटकथा लिखने में मदद मांगी। एक भाइयों ने रॉकी फ्रेंचाइजी और उसके मुख्य किरदार को लेकर हॉलीवुड में चल रहे एक मजाक से प्रेरणा ली और उस पर आधारित एक पटकथा लिखी। मूल रूप से इसका शीर्षक हंटर था। 1985 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इस पटकथा को चुना और निर्माता जोएल सिल्वर को सौंप दिया, जिन्होंने कमांडो के अपने अनुभव के आधार पर इस विज्ञान कथा पर आधारित कहानी को एक बड़े बजट की फिल्म में बदलने का फैसला किया। जिम ने 1980, 1990 और 2000 के दशकों में कई हॉलीवुड प्रस्तुतियों पर काम किया, जैसे द रेस्क्यू 1988, टू फिस्टेड टेल्स 1992 और मिशन टू मार्स 2000। भाइयों ने अल्पकालिक टीवी श्रृंखला हार्ड टाइम ऑन प्लैनेट अर्थ बनाई। बुधवार को एनबीसी के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और एबीसी के ग्रोइंग पेन्स के साथ प्रसारित होने वाले हार्ड टाइम ऑन प्लैनेट अर्थ ने अपने प्रीमियर पर 81 कार्यक्रमों में से 65वां स्थान प्राप्त किया। 3 श्रृंखला की रेटिंग में कभी सुधार नहीं हुआ और मई 1989 में सीबीएस ने इसे रद्द कर दिया। जॉन एंड्रयू डेविस, जन्म 20 जुलाई 1954, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और डेविस एंटरटेनमेंट के संस्थापक है। पृष्ठभूमि। डेविस का जन्म और पालन-पोषण डेनवर, कोलोराडो में हुआ था। वह बारबरा डेविस, नी लेविन के पुत्र है, जो एक परोपकारी और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के पूर्व मालिक और तेल एवं मीडिया उद्योगपति मार्विन डेविस 1925 से 2004 थे। एक सिनेमा में उनकी रुचि युवावस्था में ही शुरू हो गई थी जब उनके पिता ने पड़ोस का फिल्म थिएटर खरीदा था, जहां वे पॉपकॉर्न बेचते थे और बाद में साल में 300 तक फिल्में देखते थे। डेविस ने बॉर्डॉइन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, एमहर्स्ट कॉलेज में पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। डेविस यहूदी वंश के हैं। 2. आजीविका।
लॉस एंजल्स स्थित डेविस एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष डेविस फिल्म इतिहास के सबसे सफल निर्माताओं में से एक है, जिन्होंने 130 से ज्यादा फीचर फिल्मों और टेलीविजन परियोजनाओं का निर्माण किया है। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में कुल मिलाकर $8 अरब से ज्यादा की कमाई की है, जिनमें ह्यू जैकमैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, गैल गैडोट, जेनिफर लॉरेंस, ड्वेन जॉनसन, एमिली ब्लंट, विल स्मिथ, टॉम क्रूज, बेन एफ्लेक, डेंजल वाशिंगटन, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, एडी मर्फी, सैमुअल एल जैक्सन और कई अन्य कलाकार शामिल हैं। टेलीविजन की दुनिया में जॉन डेविस ने पिछले कुछ वर्षों में 12 नेटवर्क सीरीज प्रसारित की है। डेविस एंटरटेनमेंट की आगामी रिलीज में शामिल है अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की द पिकअप, जिसमें एडी मर्फी, पीट डेविडसन और के पामर है, जो 6 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की फेक वेडिंग, जिसमें लिली रेनहार्ट है। नेटफ्लिक्स की बेहतर ओवर्स, जिसमें केविन हार्ट है। फोकस फीचर्स की सॉन्ग सुंग ब्लू, जिसमें ह्यू जैकमैन और केट हडसन है। नेटफ्लिक्स की एडी मर्फी डॉक्यूमेंट्री एडी। पैरामाउंट पिक्चर्स की वर्टिगो, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। यूनिवर्सल पिक्चर्स की ब्लड रन्स कोल, जिसमें सिलियन मर्फी है। और सोनी की ऑन योर फीट। डेविस के हालिया प्रोडक्शन में शामिल है लायंसगेट की फ्लाइट रिस्क, जिसमें मार्क वाहलबर्ग, मिशेल डॉकरी और टॉफर ग्रेस ने अभिनय किया है। लाइफटाइम की मैरी जे ब्लिच की फैमिली अफेयर, जिसमें अजियोना एलेक्सस और दाविंची ने अभिनय किया है, जिसे डेविस ने अपनी पत्नी जॉर्डन के साथ प्रोड्यूस किया है। नेटफ्लिक्स फिल्म उग्लीस, जिसमें जॉय किंग ने अभिनय किया है, जो डेविस की पत्नी जॉर्डन के साथ भी सहनिर्मित है, नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर पहुंची और 67 मिलियन लोगों ने देखी। सोनी पिक्चर्स की हेरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन, जिसमें जैकरी लेवी और जूई डेशनेल ने अभिनय किया है। प्रीडेटर मूल फिल्म प्रे, जिसमें एम्बर मिडथंडर ने अभिनय किया है। इस फिल्म को कई अन्य पुरस्कारों के अलावा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए उत्कृष्ट टेलीविजन फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। डोलेमाइट इज माई नेम, एडी मर्फी अभिनीत, जिसे 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हास्य के लिए नामांकित किया गया था और जिसने सर्वश्रेष्ठ हास्य के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता था। एक्शन कॉमेडी गेम नाइट, जिसमें जेसन बेटमैन, रेचल मैकएडम्स और काइल चैंडलर ने अभिनय किया था। ऑस्कर नामांकित बायोपिक जॉय, जिसमें जेनिफर लॉरेंस ने अभिनय किया था। $100 मिलियन से अधिक की कमाई वाली माइक्रोबजट वाली विज्ञानफाई थ्रिलर क्रॉनिकल और एनिमेटेड फिल्म फर्डिनेंड, जिसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी पिछली टेलीविजन क्रेडिट में अंतर्राष्ट्रीय हिट द ब्लैकलिस्ट, स्टेफनी हसू अभिनीत आधे घंटे की कॉमेडी श्रृंखला लैड और क्वीन लतीफा अभिनीत द इक्वलाइजर शामिल है। उनकी अन्य फिल्म क्रेडिट में मिस्टर पॉपर के पेंगुइन शामिल है, जिसमें जिम कैरी अभिनीत है। अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कॉमेडी हिट गुलिवर्स ट्रेवल्स, जिसमें जैक ब्लैक अभिनीत है। विल स्मिथ अभिनीत साइंस फिक्शन थ्रिलर आई, रोबोट। गारफील्ड फिल्म फ्रेंचाइजी करेज अंडर फायर, जिसमें डेंजल वॉशिंगटन और मेग रयान अभिनीत है। ब्लॉकबस्टर ड्रामा द फर्म, जिसमें टॉम क्रूज अभिनीत है। वाटरवर्ल्ड, जिसमें केविन कॉस्टनर अभिनीत है। आउट टू सी, ग्रम्पी ओल्ड मैन और ग्रम्पियर ओल्ड मैन की जैक लेमन, वाल्टर मथाउत्रेई। और प्रीडेटर फ्रेंचाइज फिल्में प्रीडेटर, जिसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, प्रीडेटर 2 और एलियन बनाम प्रीडेटर शामिल है। डेविस को 2015 में द हॉलीवुड रिपोर्टर के प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर और 2004 में शोवेस्ट के प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्होंने द फर्म और ग्रम्पी ओल्ड मैन के लिए 2 पीपल्स चॉइस अवार्ड भी जीते और उनकी फिल्मों को कई अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं। अन्य परियोजनाएं। फिल्म निर्माण के अलावा डेविस ने पिछले 2 दशकों में डेव्स हॉट चिकन, ब्लेज पिज्जा, वेडजेल प्रेडजेल्स और पॉपअप बैगल सहित कई फास्ट कैजुअल रेस्तरां अवधारणाओं को इनक्यूबेट किया है। डेविस ने इन फ्रेंचाइजी का मार्गदर्शन करने, उनके स्थानों को बढ़ाने में मदद की है और प्रत्येक को वित्तीय रूप से बड़ी सफलता मिली है। 2019 में डेविस 4 दोस्तों से मिले जिन्होंने डेव्स हॉट चिकन की स्थापना की थी: अरमान ओगेनेस्यान, टॉमी रुबेन्यान, गैरी रुबेन्यान और डेव कोपुशियान। एक बार टीम में मुख्य निवेशक के रूप में डेविस ने व्यवसाय को एक ही स्थान से अब लगभग 300 स्थानों तक बढ़ाने में मदद की। कंपनी को तब से $1 बिलियन में बेच दिया गया है। पिछले साल डेविस ने एक आधुनिक चाय कंपनी की स्थापना की, जिसकी चाय की नई लाइन सितंबर में आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। डेविस ने कई छोटे बाजार टेलीविजन स्टेशनों का स्वामित्व, संचालन और शुरुआत की है।
व्यक्तिगत जीवन। डेविस की शादी जॉर्डन डेविस से हुई है। उनके 3 बच्चे हैं, जैक, कैथरीन और जेनसन, जैसा कि गारफील्ड द मूवी डीवीडी कमेंट्री में बताया गया है। 3 डेविस के तीनों बच्चों ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार गारफील्ड का सीजी संस्करण देखा तो वे दुष्ट लग रहे थे। उद्धरण वाचित फिल्मोग्राफी। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, वे सभी फिल्मों में निर्माता थे। मैरी एले फैनिंग, जन्म 9 अप्रैल 1998, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उनके काम में स्वतंत्र फिल्में और ब्लॉकबस्टर फिल्में दोनों शामिल हैं और उनके पुरस्कारों में 1 नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड, 1 प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामांकन शामिल है। फैनिंग ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बच्चे के रूप में ड्रामा फिल्म आई एम सैम 2001 में अपनी बहन डकोटा फैनिंग के छोटे किरदार से की थी। इसके बाद उन्होंने डैडी डे केयर 2003, बेबेल 2006 और द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन 2008 में बाल कलाकार के रूप में भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने स्वतंत्र फिल्म सम ऑफ हेयर 2010 और विज्ञान कथा फिल्म सुपर 8 2011 में प्रमुख भूमिकाओं से पहचान बनाई और फिर फैंटेसी फिल्म मेल्फिसेंट 2014 और मेल्फिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल 2019 में राजकुमारी औरोरा की भूमिका निभाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंचीं। उन्होंने पीरियड ड्रामा जिंजर एंड रोजा 2012, मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म द निन डेमन 2016, आने वाली उम्र की ड्रामा 20th सेंचुरी वीमेन 2016 और दक्षिणी गॉथिक थ्रिलर द बेगाइल्ड 2017 में परिपक्व भूमिकाएं निभाकर अपने करियर में बदलाव किया। उन्होंने बॉब डिलन की बायोपिक ए कंप्लीट अननोन 2024 में सिल्वी रूसो का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ रिव्यू पुरस्कार मिला। 2025 में उन्होंने एक हॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में सहायक भूमिका निभाई, जिसे जोआचिम ट्रायर के पारिवारिक ड्रामा सेंटिमेंटल वैल्यू 2025 और वीडियो गेम डेथ स्ट्रैंडिंग 2 ऑन द बीच 2025 में एक चुनौतीपूर्ण भूमिका सौंपी गई। टेलीविजन पर उन्होंने हुलू पीरियड व्यंग्य श्रृंखला द ग्रेट 2020 से 2023 में कैथरीन द ग्रेट का किरदार निभाया। उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद उन्होंने हुलू सीमित श्रृंखला द गर्ल फ्रॉम प्लेनविले 2022 में मिशेल कार्टर का किरदार निभाया और ब्रैंडन जैकब्स जेंकिंस के नाटक एप्रोप्रिएट 2023 से ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत की। प्रारंभिक जीवन। मैरी एले फैनिंग का जन्म 9 अप्रैल 1998 को कॉनेर्स, जॉर्जिया में हीथर जॉय, नी एरिंगटन और स्टीवन जे. फैनिंग के घर हुआ था, जो सेंट लुइस कार्डिनल्स से संबद्ध माइनर लीग बेसबॉल टीमों के लिए खेलते थे। 3-4 उनके नाना अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी रिक एरिंगटन थे और उनकी चाची ESPN रिपोर्टर जिल एरिंगटन है। 5 एरिंगटन परिवार के सबसे उल्लेखनीय पूर्वजों में सज्जन किसान विलियम फरार की गिनती की जाती है। 6 फैनिंग अभिनेत्री डकोटा फैनिंग की छोटी बहन है। 7-8 वह और उनकी बहन पारिवारिक परंपरा के अनुसार अपने मध्य नामों को दिए गए नामों के रूप में उपयोग करती है। 9 उनका पालन पोषण दक्षिणी बैप्टिस्ट संप्रदाय में हुआ। आजीविका 2001 से 2013 बाल अभिनेत्री और सफलता। फैनिंग ने 3 साल की उम्र से पहले ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। अस्पष्ट 12 उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मिनी सीरीज टेकन और फिल्म आई एम सैम में अपनी बड़ी बहन डकोटा के किरदारों के छोटे संस्करणों के रूप में अभिनय करके की थी। 2002 में 4 साल की उम्र में फैनिंग ने कॉमेडी डैडी डे केयर में अपनी बहन से स्वतंत्र पहली भूमिका हासिल की। उन्हें जेफ ब्रिजेस और किम बेसिंगर के साथ द डोर इन द फ्लोर 2004 में रूथ की भूमिका के लिए चुना गया था। फिल्म के निर्माताओं ने मूल रूप से गहन शूटिंग शेड्यूल के लिए समान जुड़वा को काम पर रखने की योजना बनाई थी, लेकिन वे फैनिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने केवल उनका ही इस्तेमाल किया। 2003 के अंत में 2004 में उन्होंने हयाओ मियाजाकी की एनिमेटेड फिल्म माई नेबर टोटोरो के अंग्रेजी डब संस्करण में मेई की आवाज दी, जिसमें उनकी बहन डकोटा फैनिंग भी थी, जिन्होंने एले के किरदार की बड़ी बहन सत्सुकी को आवाज दी थी। उसी साल बाद में उन्होंने आई वांट समवन टू ईट चीज विद फिल्म में काम किया।
2005 की शुरुआत में फैनिंग ने चार्लोट्स वेब में डकोटा द्वारा निभाए गए फर्न एरेबल की भविष्य की पोती के रूप में दृश्य फिल्माए। 14 दृश्यों ने अंतिम कट नहीं बनाया। 2005 के मध्य में उन्होंने फिल्म बेबेल में रिचर्ड और सुसान जोन्स, ब्रैड पिट और केट ब्लैचेट द्वारा अभिनीत की बेटी डेबी की भूमिका निभाई। 2006 की शुरुआत में फैनिंग ने द नाइन्स और डेजा वू दोनों में दृश्य फिल्माए। 2006 के मध्य में उन्होंने द लॉस्ट रूम, एक विज्ञानकथा टीवी मिनी सीरीज फिल्माई। 2006 में भी वह हाउस एमडी के नीड टू नो एपिसोड में मरीज की बेटी की भूमिका निभाती हुई दिखाई दी। वह 2006 में क्रिमिनल माइंड्स के एक एपिसोड में द बूगीमैन में ट्रेसी की सहायक भूमिका निभाती हुई दिखाई दी। 15 इनमें से पहली फिल्म रिजर्वेशन रोड में उन्होंने एम्मा लर्नर की भूमिका निभाई थी, ग्रेस और एथन लर्नर की शोकाकुल बेटी। यह फिल्म एक दुखद कार दुर्घटना के बाद की कहानी है जिसमें एम्मा का भाई मारा जाता है। 2007 की शुरुआत में फैनिंग ने अपने बेबल सहकलाकारों ब्रैड पिट और केट ब्लैचेट के साथ द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में एक छोटे से हिस्से में ब्लैचेट के चरित्र के युवा संस्करण के रूप में फिर से काम किया। वर्ष 2007 के मध्य में फैनिंग ने फोएबे इन वंडरलैंड में फोएबे की शीर्षक भूमिका के लिए फिल्मांकन किया, जिसमें फेलिसिटी हफमैन ने भी अभिनय किया और यह मार्च 2009 में रिलीज हुई। जुलाई से अक्टूबर 2007 तक फैनिंग द नटक्रैकर इन 3D में मैरी की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी। यह 2010 के अंत में रिलीज हुई थी। मार्च 2008 में फैनिंग और उनकी बहन डकोटा को माई सिस्टर कीपर में अभिनय करने के लिए निर्धारित किया गया था। वैराइटी ने अप्रैल 2009 में बताया कि फैनिंग पटकथा लेखिका सोफिया कोपोला की 2010 की फिल्म समअफेयर में अभिनय करेंगी। कथानक एक बुरे लड़के स्पष्टीकरण की आवश्यकता अभिनेता के इर्दगिर्द घूमता है, जिसे अपनी बेटी फैनिंग द्वारा निभाई गई के अप्रत्याशित रूप से आने पर अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 17 यह फिल्म 2010 के पुरस्कार सत्र के दौरान रिलीज हुई थी। अपने पहले फिल्म समारोह 67वें वेनिस फिल्म समारोह में इसने गोल्डन लायन जीता। 18 2010 के अंत में फैनिंग ने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की 2011 की फिल्म ट्विक्सट पर काम करना शुरू किया, जो कोपोला के एक सपने पर आधारित थी। 19 उन्होंने वी नामक एक युवा भूत की भूमिका निभाई। यह फिल्म 10 जून 2011 को रिलीज हुई थी और यह बच्चों के एक समूह के इर्दगिर्द घूमती है, जिन्हें अपने छोटे से शहर में अजीबोगरीब घटनाओं से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है। 20 द टेलीग्राफ ने फैनिंग को फिल्म के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं में से एक बताया और उन्हें हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट अवार्ड मिला। 21-22 दिसंबर 2011 में फैनिंग कैमरून क्रो की वी बॉट ए जू में दिखाई दी। 23 उन्होंने लिली की भूमिका निभाई, जो एक 13 वर्षीय लड़की है जो चिड़ियाघर के रेस्तरां में काम करती है और अपने माता पिता केली स्कारलेट जोहानसन के साथ संपत्ति पर रहती है। सितंबर 2012 में फैनिंग ने एलिस एंगलर्ट, जिन्होंने रोजा की भूमिका निभाई, के साथ जिंजर के रूप में ड्रामा फिल्म जिंजर एंड रोजा में अभिनय किया, जो 1962 में लंदन में हुई थी। फिल्म का निर्देशन सैली पॉटर ने किया था और यह 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई थी। 24 फैनिंग को उनके प्रदर्शन के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने लिखा है कि वह संतुलन, तीव्रता और तकनीकी सटीकता का लगभग स्ट्रीपियन मिश्रण दिखाती। 25 बोस्टन ग्लोब के फिल्म समीक्षक टाय बूर ने उनकी उज्ज्वल प्रकृतिवाद की प्रशंसा की, जो प्रदर्शन के विपरीत प्रतीत होती है, और महसूस किया कि फैनिंग आपको जिंजर की भावनात्मक वास्तविकता के बारे में आसानी से समझा देती है। 26 2014 से 2019 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। 2016 में कान फिल्म महोत्सव में द निन डेमन के प्रीमियर पर फैनिंग ने रॉबर्ट स्ट्रोमबर्ग द्वारा निर्देशित 2014 की वॉल्ट डिज्नी फिल्म मेलेफिकेंट में एंजेलिना जोली के साथ अभिनय किया। जोली ने मेलेफिकेंट की भूमिका निभाई, जबकि फैनिंग ने राजकुमारी अरोड़ा स्लीपिंग ब्यूटी की भूमिका निभाई। 27 उसी वर्ष वह स्वतंत्र विज्ञानकथा वेस्टर्न यंग ओन्स में दिखाई दी और जैज पियानोवादक जो अल्बानी के जीवन के बारे में जीवनी लोडाउन में अभिनय किया, जिसमें वह अल्बानी की बेटी एमिजो की भूमिका निभाती है, जिसके दृष्टिकोण से कहानी बताई गई है।
2015 में फैनिंग ने जे रोज की ट्रम्बो में डाल्टन ट्रम्बो, ब्रायन क्रैस्टन की बेटी निकोला के रूप में सहअभिनय किया। 2016 में वह निकोलस विंडिंग रेफन द्वारा निर्देशित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द निन डेमन में जेसी के रूप में दिखाई दीं। 28 मई 2016 में कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। 29 यह 24 जून 2016 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था। 30-31 उसी वर्ष वह माइक मिल्स की 20वीं शताब्दी की महिलाओं में ग्रेटा गेरविग और एनेट बेनिंग के साथ दिखाई दीं। 32 फिल्म का विश्व प्रीमियर 8 अक्टूबर 2016 को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 33 और 28 दिसंबर 2016 को सीमित रिलीज शुरू हुई। 34 इसके बाद उन्होंने बेन एफ्लेक के प्रोहिबिशन युग के नाटक लाइव बाय नाइट में सहअभिनय किया। 35, 36, 37 जो 25 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई। 2017 में फैनिंग शॉन क्रिस्टेंसन की फीचर लेंथ ड्रामा द वेनिशिंग ऑफ सिडनी हॉल में दिखाई दी। 39 जिसका प्रीमियर 25 जनवरी को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 40 उसी वर्ष फैनिंग जॉन कैमरून मिशेल की ब्रिटिश अमेरिकी साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हाउ टू टॉक टू गर्ल्स 8 पार्टीज नील गैमन की एक लघु कहानी पर आधारित में दिखाई दी। द बेग्यूल्ड में सोफिया कोपोला के साथ फिर से काम किया। हाइफा अलमंसूर द्वारा निर्देशित आयरिश अमेरिकी रोमांस फिल्म मैरी शेली में और ग्रुपलव के सिंगल गुड मॉर्निंग के संगीत वीडियो में। 41 2018 में फैनिंग ने रीड मोरानो द्वारा निर्देशित आई थिंक वी आर अलोन नाउ में पीटर डिंकलेज के साथ अभिनय किया। इसका विश्व प्रीमियर 21 जनवरी 2018 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 42 और इसे 14 सितंबर 2018 को मोमेंटम पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया था। 43 उन्होंने मेलानी लॉरेंट द्वारा निर्देशित बेन फोस्टर के साथ गैलवेस्टन में भी अभिनय किया, जिसका विश्व प्रीमियर 10 मार्च 2018 को साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ था। 44 उसी वर्ष फैनिंग ने मैक्स मिंगेला द्वारा निर्देशित टीन स्पिरिट में अभिनय किया, जिसका विश्व प्रीमियर सितंबर 2018 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 45 इसे 5 अप्रैल 2019 को रिलीज किया गया था। 46 मई 2019 में फैनिंग को 72वें वार्षिक कान फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जो इतिहास में सबसे कम उम्र की कान जूरी बन गई। 47 उसी वर्ष फैनिंग ने वुडी एलन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ए रेनी डे इन न्यूयॉर्क में टिमोथी चालमेट और सेलेना गोमेज के साथ अभिनय किया। 48 अक्टूबर 2019 में फैनिंग ने मेलेफिकेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल में ऑरोरा की भूमिका को दोहराया। 49-50 2020 वर्तमान करियर विस्तार। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2020 में फैनिंग। 2020 में फैनिंग ने जेनिफर निवेन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित ब्रेट हेली द्वारा निर्देशित जस्टिस स्मिथ के साथ ऑल द ब्राइट प्लेसेस में अभिनय किया। 51 और सैली पॉटर द्वारा निर्देशित द रोड्स नॉट टेकन में जेवियर बारडेम और सल्मा हायेक के साथ अभिनय किया। 52 उसी वर्ष फैनिंग ने ऐतिहासिक कॉमेडी श्रृंखला द ग्रेट में अभिनय किया और उसका कार्यकारी निर्माण किया, जिसमें निकोलस हाउल्ट के साथ कैथरीन द ग्रेट की भूमिका निभाई। श्रृंखला का प्रीमियर मई 2020 में हुलू पर हुआ। 53 उन्हें इस भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें 2021 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन श्रृंखला संगीत या कॉमेडी के लिए नामांकित किया गया। 55 उन्होंने 2022 की हुलू मिनिसीरीज द गर्ल फ्रॉम प्लेनविले में मिशेल कार्टर की भूमिका निभाई। 57 जो कॉनराड रॉय की मृत्यु पर आधारित थी। 58 दिसंबर 2023 में उन्होंने ब्रैंडन जैकब्स जेंकिंस के नाटक एप्रोप्रिएट में अपना आधिकारिक ब्रॉडवे अभिनय की शुरुआत की, जहां उन्होंने सारा पॉल्सन और कोरी स्टोल के साथ अभिनय किया। 59 फैनिंग और उनकी बहन डकोटा ने एमआरसी में फर्स्ट लुक डील के साथ लेवेलन पिक्चर्स की शुरुआत की और हुलू के लिए मास्टरमाइंड टू थिंक लाइक ए किलर 2024 में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 61, 62, 63 2024 में फैनिंग ने बॉब डिलन की बायोपिक ए कंप्लीट अननोन का फिल्मांकन शुरू किया। 64 जून 2024 में यह घोषणा की गई कि फैनिंग द प्रीडेटर फ्रेंचाइजी की अगली किस्त प्रीडेटर बैडलैंड्स का नेतृत्व करेंगी।
65 सितंबर में फैनिंग ने करीम एनोज की रोजबुश प्रूनिंग 66 का फिल्मांकन शुरू किया, जो मार्को बेलोचियो की फिस्ट इन द पॉकेट की रीमेक थी। 67 यह फिल्म 2025 के कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करेगी और पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। 68 मई 2025 में फैनिंग को 2026 की फिल्म द हंगर गेम्स सनराइज ऑन द रीपिंग में एफी ट्रिंकेट के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। 69 फैनिंग हिदेओ कोजिमा के 2025 वीडियो गेम डेथ स्ट्रैंडिंग 2 ऑन द बीच में टुमारो नामक किरदार में मुख्य भूमिका में है। 70 वह फ्रांसीसी गायक गीतकार वुरकिड के साथ मिलकर गेम के साउंड ट्रैक में भी शामिल है। बेयर मैकक्रीरी जन्म 17 फरवरी 1979 एक अमेरिकी फिल्म, टेलीविजन और वीडियो गेम संगीत रचनाकार है। उनके काम में टेलीविजन सीरीज बैटलस्टार गैलेक्टिका, एजेंट्स ऑफ शील्ड, ब्लैक सेल्स, आउटलैंडर, द वॉकिंग डेड, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर, द सरपेंट क्वीन, पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस और हेलो, वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी, वेंगार्ड, गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक और फिल्में एंग्री वीडियो गेम नर्ड, द मूवी, हैप्पी डेथ डे और उसका सीक्वल, द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स, गॉडजिला, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, चाइल्ड्स प्ले, फैंटेसी आइलैंड, पोज ऑफ फ्यूरी, द लीजेंड ऑफ एंक, द लास्ट वॉयज ऑफ द डेमेटर और ड्रॉप शामिल है। मैकक्रेरी को आउटलैंडर के पहले सीजन में उनके काम के लिए एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग म्यूजिक कंपोजिशन फॉर ए सीरीज के लिए नामांकित किया गया है, एक और उन्होंने दा विंचीज डेमंस के मुख्य शीर्षक के लिए एक एमी जीता है। 2 वह गॉड ऑफ वॉर और रैग्नारोक में अपने काम के लिए ब्रिटिश एकेडमी गेम्स अवार्ड फॉर म्यूजिक और डाइस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजिशन के 2 बार विजेता भी है। 3 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मैकक्रेरी का पालनपोषण बेलिंगहैम, वाशिंगटन में हुआ। 4 वह लेखिका लॉरा कल्पाकियन और मनोआ स्थित हवाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे मैकक्रेरी के पुत्र है। उनके भाई ब्रेंडन मैकक्रेरी भी एक संगीतकार है। बेयर ने ब्रेंडन के बैंड यंग ब्यूटीफुल इन अ हरी के लिए कई संगीत वीडियो का निर्देशन और निर्माण किया है। 5 उन्होंने 1997 में बेलिंगहैम हाई स्कूल से स्नातक किया। 6 वह एक शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित पियानो वादक और स्वशिक्षित अकॉर्डियन वादक है। 6-7 उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म स्कोर संगीतकार एल्मर बर्नस्टीन के अधीन अध्ययन किया, जिसके दौरान उन्होंने किंग्स ऑफ द सन के लिए बर्नस्टीन के 1963 के स्कोर का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना की। उनके सहयोग से 40 वर्षों में पहली बार पूरा स्कोर एक साउंड ट्रैक एल्बम के रूप में उपलब्ध हो सका। 8 एल्मर बर्नस्टीन के प्रोत्साहन पर मैकक्रेरी यूएससी थॉर्नटन स्कूल ऑफ म्यूजिक में चले गए, उनके शिष्य बन गए और 2002 में स्नातक हुए। आजीविका। टेलीविजन। बैटलस्टार गैलेक्टिका और कैप्रिका। मुख्य लेख बैटलस्टार गैलाक्टिका का संगीत, पुनर्कल्पना और कैप्रिका का संगीत। 2003 में मैकक्रेरी ने मुख्य संगीतकार रिचर्ड गिब्स के अधीन 3 घंटे की लघु श्रृंखला पर काम किया, जो बैटलस्टार गैलेक्टिका की पुनर्कल्पित श्रृंखला के लिए एक पायलट के रूप में काम करती थी। जब शो को चुना गया तो गिब्स ने नियमित श्रृंखला के निर्माण के लिए पूर्णकालिक समर्पित न करने का विकल्प चुना और मैकक्रेरी एकमात्र संगीतकार बन गए। उन्होंने 2009 में अपने समापन तक श्रृंखला पर काम किया, जिसमें 70 से अधिक एपिसोड शामिल थे। आज तक 6 बैटलस्टार गैलेक्टिका साउंड ट्रैक एल्बम जारी किए गए हैं और उन्हें काफी आलोचनात्मक प्रशंसा, 9, 10 और व्यावसायिक सफलता मिली है। सीजन 2 और 3 के साउंड ट्रैक रिलीज के पहले दिन Amazon.com के शीर्ष 30 संगीत बिक्री में शामिल थे। मैकक्रेरी ने बैटलस्टार गैलाक्टिका प्रीक्वल श्रृंखला कैप्रिका और बैटलस्टार गैलाक्टिका ब्लड एंड क्रोम के लिए संगीत रचना की। मानव लक्ष्य। मैकक्रेरी 2009 में मैकक्रेरी ने ह्यूमन टारगेट इसी नाम की कॉमिक बुक पर आधारित श्रृंखला के लिए स्कोर प्रदान किया। पायलट एपिसोड और मुख्य थीम स्कोर को एक पूर्ण ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया गया था। 11 इस श्रृंखला को टेलीविजन पर सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा में से एक होने का गौरव प्राप्त है। सीजन 1 के समापन गीत क्रिस्टोफर चांस के स्कोर में एपिसोडिक टेलीविजन के लिए अब तक एकत्रित सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया गया था और उन्होंने इस बड़े समूह के साथ नए ऑर्केस्ट्रेशन के साथ मुख्य शीर्षक थीम को पुनः रिकॉर्ड करने का अवसर लिया।
जुलाई 2010 में उन्हें ह्यूमन टारगेट मुख्य शीर्षक के लिए अपना पहला एमी नामांकन मिला। 25 जुलाई 2010 को अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट में मैकक्रेरी ने घोषणा की कि सीजन 2 के लिए लाए गए नए रचनात्मक नेतृत्व ने उन्हें इसके लिए वापस आने के लिए नहीं कहा था और वह श्रृंखला छोड़ देंगे। 13 काला पाल ब्लैक सेल्स का शुरुआती शीर्षक अनुक्रम मैकक्रीरी द्वारा रचित था, जिसकी पृष्ठभूमि में समुद्री संगीत से प्रेरित थीम थी। इसमें हर्डीगर्डी के रूप में उस दौर के एक वाद्य यंत्र को सटीक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उद्धरण वाचित आउटलैंडर मैकक्रेरी ने आउटलैंडर के सभी सीजन के लिए संगीत तैयार किया है। मुख्य शीर्षक गीत उनकी लंबे समय से सहयोगी और साथी राया यारब्रॉग ने गाया था। उद्धरण वाचित 2015 में मैकक्रेरी को आउटलैंडर के पायलट एपिसोड सेसेनाच S01E01 9 अगस्त 2014 के लिए एमी के लिए नामांकित किया गया था। उद्धरण आवश्यक अन्य श्रृंखला कॉमिक-कॉन 2010 के दौरान बेयर मैकक्रेरी ने AMC के द वॉकिंग डेड और NBC के द केप के पैनल में भाग लिया और घोषणा की कि वह दोनों टेलीविजन श्रृंखलाओं के लिए संगीत तैयार करेंगे। 15 जुलाई 2013 को मैकक्रेरी ने घोषणा की कि वह ABC की श्रृंखला एजेंट्स ऑफ शील्ड के लिए स्कोर तैयार करेंगे। 4 सितंबर 2015 को मैकक्रेरी ने एजेंट्स ऑफ शील्ड साउंड ट्रैक को सार्वजनिक रूप से जारी किया। मैकक्रेरी ने रॉक ओपेरा मेटालोकैलिप्स द डूमस्टार रिक्विम के लिए ऑर्केस्ट्रा निर्माता के रूप में काम किया, जिसका प्रसारण 27 अक्टूबर 2013 को एडल्ट स्विम पर हुआ। यह बैंड डेथक्लॉक के बाद मेटालोकैलिप्स ब्रह्मांड का एक और संस्करण है। संगीत में 50 सदस्यों वाला ऑर्केस्ट्रा शामिल है। साउंड ट्रैक 29 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया था। 18 मैकक्रेरी ने टेलीविजन सीरीज स्नोपियर्सर के लिए भी संगीत तैयार किया, जिसका प्रीमियर 17 मई 2020 को TNT पर हुआ। स्नोपियर्सर को नेटफ्लिक्स के माध्यम से ऑनलाइन भी वितरित किया गया। 19 नेटफ्लिक्स पर मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स रिवीलेशन सीरीज का स्कोर मैकक्रेरी द्वारा रचित था। 20 मैकक्रेरी ने टेलीविजन सीरीज फाउंडेशन के लिए थीम और संगीत तैयार किया, जो आइजैक असिमोव के उपन्यासों पर आधारित एक एप्पल TV+ सीरीज है। सीजन 1 का साउंड ट्रैक 24 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया था। 21 अगले वर्ष उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो की फंतासी टेलीविजन श्रृंखला द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के लिए संगीत तैयार किया। 22 मैकक्रेरी, जिन्होंने 9 महीने की अवधि में संगीत लिखा, 10 साल की उम्र में द हॉबिट पढ़ने के बाद से J.R.R. टोल्किन के प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने इस काम को एक सपना सच होने जैसा कहा। 23 फिल्में मैकक्रेरी ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें उन्होंने अतिरिक्त संगीत दिया और माई बेबीज डैडी तथा जॉनसन फैमिली वेकेशन के लिए निर्देशन किया। उसके बाद उन्होंने स्वयं काम शुरू किया और रेस्ट स्टॉप तथा रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड के लिए संगीत तैयार किया। दोनों ही फिल्में सीधे वीडियो के लिए बनाई गईं। रेस्ट स्टॉप के सीक्वल रेस्ट स्टॉप डोंट लुक बैक पर शॉन पापाजियन के साथ काम करने के बाद मैकक्रेरी ने स्टेप अप 3D24 के साथ अपनी नाटकीय फिल्म की शुरुआत की। स्टेप अप 3D के बाद उन्होंने जो लिंच निर्देशित 3 फिल्मों चिलेरामा, नाइट्स ऑफ बेडेस्डम और एवर्ली के लिए संगीत तैयार किया। एवर्ली के साउंड ट्रैक में मैकक्रेरी द्वारा अपनी पत्नी राया यारब्रॉ के साथ गाया गया एक युगल गीत शामिल था। मैकक्रेरी ने केवल कुछ ही निर्देशकों के साथ कई बार काम किया है। क्रिस्टोफर लैंडन के साथ 3 फिल्मों हैप्पी डेथ डे 2 यू और फ्रीकी, और निर्देशक मैकजी के साथ 2 बार रिम ऑफ द वर्ल्ड और द बेबीसिटर किलर क्वीन। अन्य उल्लेखनीय फिल्म स्कोर में एंग्री वीडियो गेम नर्ड, द मूवी, 10 क्लोवरफील्ड लेन, द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स, चाइल्ड्स प्ले और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स शामिल है। मैकक्रेरी के नवीनतम फीचर स्कोर में एवा, द बेबीसिटर, किलर क्वीन, फ्रीकी और पोज ऑफ फ्यूरी, द लीजेंड ऑफ हैंक शामिल है। जून 2023 में मैकक्रेरी ने स्पष्टीकरण की आवश्यकता थॉमस न्यूमैन की जगह नवीनतम आगामी फिल्म द लास्ट वॉयज ऑफ द डेमेटर में स्कोर संगीतकार के रूप में काम किया, जिसका निर्देशन आंद्रे ओवरेडल ने किया था। वीडियो गेम मैकक्रेरी ने डार्क वॉयड थीम का 8 बिट संस्करण तैयार किया,
जो मूल रूप से 1 अप्रैल फूल का मजाक था। हालांकि इस थीम का इस्तेमाल प्रीक्वल डार्क वॉयड 0 के लिए किया गया था। 25 उन्होंने प्रामाणिकता लाने के लिए सभी गानों को एक वास्तविक नीज कंसोल और कार्ट्रिज पर तारों को जोड़कर 8-बिट शैली में रचा। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा और 8-बिट ऑडियो तत्वों के साथ 2010 के क्रिसमस स्पेशल के लिए जेम्स रॉल्फ के द एंग्री वीडियो गेम नर्ड यू आर ए मीन वन मिस्टर ग्रिंच पैरोडी यू आर ए मीन वन मिस्टर नर्ड की व्यवस्था की। 26 मैकक्रेरी ने पूरे शो के दौरान सोनी के E3 2016 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ लाइव प्रदर्शन किया और 2018 गॉड ऑफ वॉर गेम का स्कोर तैयार किया। 27 उन्होंने इसके 2022 सीक्वल गॉड ऑफ वॉर राग्नारोक के लिए भी संगीत तैयार किया, जिसके लिए वह गेम में एक छोटा किरदार भी निभाते हैं, जो कि रब नामक एक बौना है। 28 2021 में मैकक्रेरी ने कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड के लिए स्कोर तैयार किया। 29 विलक्षणता फरवरी 2024 में मैकक्रेरी ने घोषणा की कि द सिंगुलैरिटी नामक एक कॉन्सेप्ट एल्बम मई में स्पार्क्स एंड शैडोज रिकॉर्ड्स और म्यूटेंट द्वारा जारी किया जाएगा। मैकक्रेरी के भाई ब्रेंडन मैकक्रेरी द्वारा सहलिखित और सहनिर्मित, जिन्होंने 8 गानों में प्रमुख गायन भी किया है, एल्बम में रूफस वेनराइट सर्ज टैंकियन, कोरी टेलर, जेन्स किडमैन, जो सेट्रियानी, बक धर्मा, असद्रू सिएरा, ग्रियोगेयर, किम थाइल, स्कॉट यान, ब्रेंडन स्मॉल, बिली बॉयड, आइवर, गुथरी गोवन और ब्रायन बेलर, माइक केनेली, बेन वेनमैन, स्टीव बार्टेक और जॉन एविला, वॉरेन फिट्जगेराल्ड, एस.जे. जोन्स, सिगुरजोन कजार्टनसन, राया यारब्रो, मेगा रैन और जीन होगलान के प्रदर्शन शामिल है। साथ ही साथ अभिनेता ली पेस, दानी गुरिरा और रयान हर्स्ट द्वारा ग्राफिक उपन्यास, इमेज कॉमिक्स और ब्लैक मार्केट नैरेटिव द्वारा प्रकाशित से बोले गए शब्द योगदान भी शामिल है। 30 व्यक्तिगत जीवन मैकक्रेरी ने 2010 में गायिका और गीतकार राया यारब्रो से शादी की। उन्होंने बैटलस्टार गैलेक्टिका, आउटलैंडर, डिफेंस, दा विंचीज डेमन सहित अन्य परियोजनाओं के संगीत पर सहयोग किया है। 31-32 उनकी बेटी सोनाटाइन, जिसका नाम संगीत शब्द सोनाटिना के नाम पर रखा गया है, का जन्म 2 जून 2014 को हुआ था। 33 को प्रभावित मैकक्रीरी संगीतकार जेरी गोल्डस्मिथ, एल्मर बर्नस्टीन, डैनी एल्फमैन, एनियो मोरिकोन, जॉन विलियम्स, बेसिल पोलेडोरिस और शर्ली वॉकर को फिल्म संगीत के प्रति अपने प्रेम का श्रेय देते हैं। वे उनके हीरो थे। जिम और जॉन थॉमस कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी पटकथा लेखक जोड़ी है, जो प्रीडेटर 1987 और प्रीडेटर 2 1990, एग्जीक्यूटिव डिसीजन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999, बिहाइंड एनिमी लाइन्स 2001 और टीवी श्रृंखला हार्ड टाइम ऑन प्लैनेट अर्थ के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन जिम थॉमस, जन्म जेम्स ई थॉमस, नीडल्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका। पेशा पटकथा लेखक। सक्रिय वर्ष 1987 वर्तमान। रिश्तेदार जॉन थॉमस, भाई जॉन थॉमस। जन्म जॉन सी थॉमस, नीडल्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका। पेशा पटकथा लेखक। सक्रिय वर्ष 1987 वर्तमान। रिश्तेदार जिम थॉमस, भाई। उनका जन्म कैलिफोर्निया के नीडल्स में हुआ और उनका पालनपोषण बेकर्सफील्ड में हुआ। जिम ने लाइफगार्ड, शिक्षक, खाई खोदने वाले और बरी के रूप में काम किया, लॉ स्कूल में पढ़ाई की और कम बजट वाली फिल्मों में ग्रिप और साउंडमैन के रूप में काम किया। जॉन ने लाइफगार्ड, शिक्षक, खाई खोदने वाले और बरी के रूप में काम किया, साथ ही लेखक बनने का भी प्रयास किया। लिखना। 1983 में जिम के मन में एक विचार आया जो आगे चलकर प्रीडेटर बना और उन्होंने अपने भाई से पटकथा लिखने में मदद मांगी। एक भाइयों ने रॉकी फ्रेंचाइजी और उसके मुख्य किरदार को लेकर हॉलीवुड में चल रहे एक मजाक से प्रेरणा ली और उस पर आधारित एक पटकथा लिखी। मूल रूप से इसका शीर्षक हंटर था। 1985 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने इस पटकथा को चुना और निर्माता जोएल सिल्वर को सौंप दिया, जिन्होंने कमांडो के अपने अनुभव के आधार पर इस विज्ञान कथा पर आधारित कहानी को एक बड़े बजट की फिल्म में बदलने का फैसला किया। जिम ने 1980, 1990 और 2000 के दशकों में कई हॉलीवुड प्रस्तुतियों पर काम किया,
जैसे द रेस्क्यू 1988, टू फिस्टेड टेल्स 1992 और मिशन टू मार्स 2000। भाइयों ने अल्पकालिक टीवी श्रृंखला हार्ड टाइम ऑन प्लेनेट अर्थ बनाई। बुधवार को एनबीसी के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और एबीसी के ग्रोइंग पेन्स के साथ प्रसारित होने वाले हार्ड टाइम ऑन प्लेनेट अर्थ ने अपने प्रीमियर पर 81 कार्यक्रमों में से 65वां स्थान प्राप्त किया। 3 श्रृंखला की रेटिंग में कभी सुधार नहीं हुआ और मई 1989 में सीबीएस ने इसे रद्द कर दिया। विस्तारित ब्रह्मांड शब्द, जिसे कभी कभी विस्तारित ब्रह्मांड कहा जाता है, का उपयोग आमतौर पर अन्य मीडिया, आमतौर पर कॉमिक्स और मूल उपन्यासों के साथ मीडिया फ्रेंचाइजी जैसे टेलीविजन कार्यक्रम या फीचर फिल्मों की श्रृंखला के विस्तार को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर फ्रेंचाइजी के भीतर पहले से विकसित मौजूदा पात्रों के लिए नई कहानियां शामिल होती है, लेकिन कुछ मामलों में पूरी तरह से नए पात्र और जटिल पौराणिक कथाएं विकसित की जाती है। यह आवश्यक रूप से एक अनुकूलन के समान नहीं है, जो एक ही कहानी का पुनर्कथन है, जो स्वीकृत कैनन का पालन कर भी सकता है और नहीं भी। यह एक सीक्वल के विपरीत है, जो केवल एक रेखीय अनुक्रम में पिछले कथा को जारी रखता है। प्रतिबद्ध प्रशंसक आधार वाली लगभग हर मीडिया फ्रेंचाइजी के पास विस्तारित ब्रह्मांड का कोई न कोई रूप होता है। उदाहरण: कॉमिक प्रारूप में इवानहो। विस्तारित ब्रह्मांड वाली मीडिया फ्रेंचाइजी के 2 प्रमुख उदाहरण स्टार वार्स 1 और स्टार ट्रेक 2 है, जिनमें मूल उपन्यासों, कॉमिक्स, वीडियो गेम और अन्य मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो उनके काल्पनिक ब्रह्मांड की पौराणिक कथाओं को अलग अलग तरीकों से जोड़ते हैं। दोनों ही मामलों में पूरी तरह से नए पात्र और परिस्थितियां विकसित की गई है, जो केवल विस्तारित ब्रह्मांड मीडिया के भीतर ही मौजूद है। 3-4 कैनोनिकिटी। हालांकि कुछ अपवाद है, विस्तारित ब्रह्मांड के कार्यों को आमतौर पर कैनन के रूप में स्वीकार किया जाता है या आधिकारिक कहानी की निरंतरता का हिस्सा माना जाता है। अन्यथा उन्हें अपोक्रिफा माना जाता है। कुछ मामलों में एक विस्तारित ब्रह्मांड के लिए बनाए गए पात्रों को बाद में उस फ्रेंचाइजी से जुड़े प्राथमिक कार्यों में दिखाया जाता है, जैसा कि स्टार वार्स फ्रेंचाइजी में आयला सेकुरा और ग्रैंड एडमिरल थ्रोन के मामलों में है। 5-6 जब सभी विस्तारित ब्रह्मांड कार्य, फिल्में, उपन्यास, कॉमिक पुस्तकें, वीडियो गेम, रोल प्लेइंग गेम आदि को कैनोनिकल माना जाता है, तो विस्तारित ब्रह्मांड एक काल्पनिक मनोरंजन वातावरण होता है। फ्रेमस्टोर, इंग्लैंड के लंदन में चांसरी लेन स्थित एक ब्रिटिश विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर एनिमेशन स्टूडियो है। 1-2 इस कंपनी की स्थापना 1986 में हुई थी। फ्रेमस्टोर फिल्म और प्रतिष्ठित टीवी, विज्ञापन, राइड्स और इमर्सिव अनुभवों के लिए विजुअल इफेक्ट्स में विशेषज्ञता रखता है। यह यूरोप का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें लगभग 3000 कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें से 1000 लंदन में और 1500 शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, मॉन्ट्रियल, मेलबर्न और मुंबई के स्टूडियो में कार्यरत है। 3-4-5-6 इतिहास। नींव। फ्रेमस्टोर की स्थापना 1986 में विलियम सार्जेंट और शेरोन रीड ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर की थी। 7 टिम वेबर 1988 में फ्रेमस्टोर से जुड़े और कंपनी को डिजिटल फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद की। फ्रेमस्टोर के वर्चुअल कैमरा और मोशन रिग सिस्टम विकसित किए। 1992 में माइक मिल्ने ने सीजीआई विभाग की शुरुआत की और कंपनी की सुविधाओं में कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी एनिमेशन को शामिल किया। सीएफसी के साथ विलय। 1997 में फ्रेमस्टोर ने कंप्यूटर फिल्म कंपनी का अधिग्रहण किया, जो यूके की पहली डिजिटल फिल्म विजुअल इफेक्ट्स कंपनियों में से एक थी, जो डिजिटल फिल्म स्कैनिंग, कंपोजिटिंग और आउटपुट के लिए तकनीक विकसित कर रही थी। सीएफसी की स्थापना 1984 में लंदन में माइक बॉडरी, वोल्फगैंग लेम्प, अब फिल्मलाइट में सीटीओ, और नील हैरिस, लाइटवर्क्स ने की थी। सीएफसी की पहली फिल्म 1988 में आई द फ्रूट मशीन थी, जिसमें शुरुआती मॉर्फिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। 2004 में फ्रेमस्टोर ने विज्ञापन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला सैटेलाइट कार्यालय खोला। 10 इसके बाद 2008 में आइसलैंड में एक और कार्यालय खोला गया, जिसे बाद में बंद कर दिया गया और एक स्थानीय वीएफएक्स कंपनी आरवीएक्स के रूप में फिर से खोल दिया गया। 11 2013 में फ्रेमस्टोर ने मॉन्ट्रियल में एक कार्यालय खोला।
उसके बाद उसी वर्ष लॉस एंजल्स में एक और कार्यालय खोला। 12, 13, 14, 2014 में इसने एक प्रोडक्शन शाखा शुरू की। 15 कंपनी के शुरुआती प्रोजेक्ट्स में यूनिवर्सल के साथ अपनी पहली फीचर एनिमेशन परियोजना द टेल ऑफ डेस्पेरोक्स की डिलीवरी शामिल है। 16, 2000 में फिल्म चिकन रन के लिए यूरोप के पहले डिजिटल इंटरमीडिएट का पूरा होना। 17, 2009 की फिल्म अवतार के लिए दृश्यों का योगदान। 18 और 4 ब्रिटिश फीचर फिल्मों के प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के रूप में पूरा होना, जो 2009 और 2010 के बीच सिनेमाघरों में खुली। 19 CIH द्वारा अधिग्रहण। नवंबर 2016 में फ्रेमस्टोर ने शंघाई स्थित कल्चरल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स कंपनी को £112.50 मिलियन में 75% हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी। 20 कंपनी ने फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, ब्यूटी एंड द बीस्ट और पैडिंगटन 2 जैसी परियोजनाओं पर काम किया। 21 अप्रैल 2017 में फ्रेमस्टोर ने घोषणा की कि उन्होंने शिकागो, इलिनोइस में एक तीसरा अमेरिकी स्थान खोला है। 22 कंपनी ने जो राइट द्वारा निर्देशित 2017 की फिल्म डार्केस्ट ओवर पर भी काम किया, जिसमें युद्ध के दृश्यों सहित फिल्म में 85 शॉट्स के लिए ऐतिहासिक रूप से सटीक पृष्ठभूमि बनाने के लिए फ्रेमस्टोर की मॉन्ट्रियल सुविधा से काम किया गया। 23 टीम ने 2017 की फिल्म ब्लेड रनर 2049 के लिए लगभग 300 शॉट्स बनाए, जिसमें फ्रेमस्टोर ने 2018 ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स में एक विशेष दृश्य प्रभाव पुरस्कार जीता। 24 उन्होंने ब्लैक मिरर पर भी काम किया है, चौथे सीजन के प्रीमियर में 60 के दशक की शैली के अंतरिक्ष यान जैसे प्रोप्स का निर्माण किया है। 25 नवंबर 2020 में फ्रेमस्टोर ने घोषणा की कि उन्होंने अपने VFX और पोस्ट प्रोडक्शन परिदृश्यों का विस्तार करने के लिए मेथड स्टूडियो और कंपनी 3 सहित डीलक्स की पूर्व रचनात्मक संपत्तियों का अधिग्रहण किया है। 26 स्वागत। फ्रेमस्टोर को 2 वैज्ञानिक एवं तकनीकी अकादमी पुरस्कार और 14 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिल चुके हैं। 2008 में फ्रेमस्टोर ने फिल्म द गोल्डन कंपास के लिए सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार जीता। उसी वर्ष उन्होंने इसी फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार भी जीता। फ्रेमस्टोर को 2009 द डार्क नाइट, 27 और फिर 2010 हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज भाग 1 में भी अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 28 टिम वेबर ग्रेविटी 2013 में VFX सुपरवाइजर थे और वेबर और फ्रेमस्टोर टीम द्वारा फिल्म में शामिल तकनीकों को पूरा करने में 3 साल लगे। 29 टीम ने 67वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेष दृश्य प्रभावों के लिए सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार और 86वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। तो दोस्तों ये हमें इस एक तरह से शुक्रवार को देखने को मिल जाएगी। 7 नवंबर 2025 को इसकी रिलीजिंग डेट डिसाइड की गई है। 20th सेंचुरी स्टूडियो द्वारा इसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और वर्ल्ड वाइड भी इसे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बात कर ले हिंदी में तो हमें कंफर्म देखने को मिलेगी। लेंथ की बात कर ले तो मूवी की लेंथ 107 मिनट हमें देखने को मिल रही है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस मूवी के बारे में बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।